लास्ट क्लास कौन करते फिजिक्स में कॉलिजन पढ़ते ना, कॉलिजन स्टार्ट करते। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने कॉलिजन पढ़ा था और कॉलिजन में हमने परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के बारे में जो कुछ डेरिवेशंस किए थे, है ना। आज हम बात करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। आज हम पहले इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जरा नजर डालो। मान लो एक बॉडी है जो कि है छोटा सा, जो कि है M2 और वो रेस्ट पे है, ठीक है। M2 जो है वो उसका मास, मतलब एक बॉडी है मान लो B जिसका मास है M2 और वो रेस्ट में है। रेस्ट में है मतलब U2 हमारा कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और मान लो एक बॉडी है A जिसका मास है मान लो M1 जो कि मूव कर रहा है विद वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ U1, ठीक है। अब मान लो ये बॉडी इससे टकरा गया, टकराने के बाद क्या हुआ कंडीशन, ये बॉल और ये बॉडी, मैंने इनइलास्टिक कॉलिजन में भी बताया था कि इनइलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। अब ये बॉडी जब इससे टकराया तो ये दोनों चीजें मतलब बॉडी ए और बॉडी बी विद ए सर्टेन वेलोसिटी मूव करने लगे। मतलब कंडीशन कुछ ऐसा हो गया, मान लो ये ए ये बी और दोनों मूव करने लगे मान लो वेलोसिटी v से, ठीक है। इसका मास हो गया m1, इसका मास हो गया m2, ये कंडीशन है। तो अब हमने ये पढ़ा हुआ है कोई भी कॉलिजन हो वो क्या होता है, उसका जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड होता है ना। तो एज द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एज द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम इज इक्वल टू इस टोटल का मोमेंटम, है ना। तो मतलब m1 u1 प्लस m2 इंटू 0 इज इक्वल टू m1 इंटू m2, m1 प्लस m2 इंटू v फाइनल वेलोसिटी। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। तो v इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1। ये बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। अब हमने यहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इन इलास्टिक कॉलिजन की। और इन इलास्टिक कॉलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसमें लॉस होते हैं, काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है इन इलास्टिक कॉलिजन में। तो हम क्या बात कर रहे थे, अब यार बिकॉज ये परफेक्टली या इन इलास्टिक कॉलिजन है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। तो लेट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बी क्या हो गया, डेल्टा के, ठीक है। और डेल्टा के इक्वल टू क्या होना चाहिए, डेल्टा के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये होना चाहिए, है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ हाँ फाइनल माइनस इनिशियल, मैं क्यों इनिशियल माइनस फाइनल क्या दिखा रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, देखो इस कंडीशन में उनका इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी कितना था, जब चेंज हुआ तो फाइनल में काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ। अब देखो यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी है, इसका कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि ये तो रेस्ट में है। लेकिन जब कॉलिजन हो गया तो दोनों बॉडी मूव करने लगे, तो जब दोनों बॉडी मूव करने लगे तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी होगा। लेकिन अब एज बिकॉज इसका सिर्फ सिंगल एक काइनेटिक एनर्जी था और यहाँ पे दोनों काइनेटिक एनर्जी बना, तो लॉस क्या होगा, सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगा, यहाँ पे होगा जब ये सिर्फ मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आते आते वो काइनेटिक एनर्जी शेयर हो गया। तो इसीलिए KI माइनस KF किया गया, समझे। तो KI माइनस K और काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, क्योंकि इसका तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, इसका होगा मतलब हाफ m1 u1 का स्क्वायर, ये होगा या नहीं होगा, माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल कितना होगा, हाफ मास कितना है दोनों का मास मतलब m1 प्लस m2, तो हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर, ये होगा या नहीं होगा। अब यहां पे हमने v का वैल्यू इतना निकाला हुआ है, इसको पुट कर लेते हैं यहां पे, तो दैट विल बी हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 का होल स्क्वायर, ये होगा या नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है मतलब m1 प्लस m2 दो आएंगे, तो एक m1 प्लस m2 एक m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 इंटू m1 प्लस m2 m1 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 इंटू u स्क्वायर, ये बचेगा या नहीं बचेगा, u1 का स्क्वायर बचेगा या नहीं बचेगा। तो अगर मैं इन दोनों टर्म में से हाफ m1 और u1 का स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, हाफ, अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो फिर मुझे डेल्टा के विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, अगर कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा इसमें से कितना 1 माइनस इसमें से क्या बचेगा, ऊपर m1 बचेगा, 2 m1 है ना, तो मैंने एक m1 लिया हुआ है तो m1 बचेगा
बाय m1 प्लस m2 बचेगा, m1 प्लस m2 इंटू कितना बचेगा u1, ये बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा, सॉरी u1 नहीं बचेगा, m1 बाय m1 प्लस m2 ये बचेगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर जो यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमें कितना मिला, ये कितना, हाफ m1 इंटू u1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हुआ तो ये किस फॉर्म में बाहर निकलेगा या फिर किस फॉर्म में पता चलेगा कि हाँ लॉस हुआ है। लॉस तो इतना क्वांटिटी का हुआ है वो तो हमें पता चल गया, लेकिन किस फॉर्म में लॉस होगा। द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड एनर्जी। ठीक है, हीट और साउंड एनर्जी के फॉर्म में ये लॉस हमें पता चलेगा। जब दो गाड़ी टकराते हैं, इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या बोला था, जब हेड ऑन कॉलिजन होता है, एग्जांपल दिया था ना, जब टकराते हैं, जब गिरते हैं तो गाड़ी गर्म हो जाता है, और दैट इज, और या फिर टकराने के बाद साउंड भी होता है, तो वो जो साउंड होता है या फिर जो गर्म होता है दैट इज ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी का लॉस। समझे या नहीं समझे, लिख लो इसको फिर आगे चलेंगे। मान लो अगर लेट मैं KF बाय KI करूं, मतलब काइनेटिक एनर्जी इन फाइनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इन इनिशियल, तो मुझे कितना मिलेगा, फाइनल में कितना हो जाएगा, हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर, ये बनेगा, डिवाइडेड बाय इनिशियल में कितना हो जाएगा, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, ये बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे यहाँ से मान लो हाफ ऑफ गेट्स कैंसिल और v स्क्वायर बाय u1 स्क्वायर ये हमें मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे v इक्वल टू कितना मिला, m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1। इस u1 को अगर इस तरफ ले आओ तो v बाई u1 हो जाएगा, तो v बाई u1 का होल स्क्वायर मतलब m1 बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर हो गया नहीं होगा। तो इसके जगह पे मैं क्या डाल सकता हूं, m1 प्लस m2 बाय m1 इंटू m1 बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर डाल सकता हूं या नहीं डाल सकता हूं। अब यहाँ पे ये और ये गेट्स कैंसिल और बिकॉज स्क्वायर है एक एक कैंसिल हो जाएगा सारा, तो बचेगा कितना, m1 बाय m1 प्लस m2 ये बचेगा, जो कि है काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। होगा या नहीं होगा। अब इसको अगर हम देखें, मान लो यहां पे मैंने क्या बोला है, m1 हमारा बड़ा है ना, m1 बड़ा है। अगर कोई एक हाइपोथेटिकल वैल्यू लेता हूं, कोई भी हाइपोथेटिकल वैल्यू लेता हूं, अगर मान लो मैं m1 को 5 किलो लेता हूं और m2 को 1 किलो लेता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, इस रेशियो में अगर हम डालें m1 हमारा कितना है 5 बाय m1 प्लस m2 6। अब कोई भी वैल्यू ले लो, ये वाला जो रेशियो है वो हमेशा लेस देन 1 होगा, कोई भी वैल्यू ले लो, छोटा नंबर ये नंबर डिवाइडेड बाय ये दोनों का सम हमेशा छोटा होगा, उनका जो रेशियो होगा या नहीं होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, मतलब कॉलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम है एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी इन द बिफोर कॉलिजन। इससे हमें ये भी पता चलता है जो मैंने स्टार्टिंग में कुछ टाइम पहले बताया भी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपको दिखाए पूछे एग्जाम में कि कॉलेज दिखाओ कि सो दैट बिफोर द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, तो आपको ये करके दिखाना है, ठीक है। दिस शोज दैट द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, ठीक है। अब इसमें और एक चीज देखो, अब यहां पे मैंने क्या माना कि बड़ा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और जो छोटा वाला ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। अगर मैं इस सिनेरियो को उल्टा कर देता हूं, मतलब जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है, मतलब जो m2 है वो बड़ा है, मतलब m2 जो है वो बड़ा है, और जो छोटा ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है m1 विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। जब ये उससे टकराएगा तो क्या होगा, अगर ये उससे टकराएगा, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप साइकिल चला रहे हो और ये ट्रक आपको ठोका तो आप उड़ के गए, लेकिन अगर ट्रक खड़ा हुआ है और आप साइकिल चला के उसी और जाके ठोक दिए तो क्या होगा, आप ही गिरोगे, ट्रक को तो कुछ होगा नहीं ना। तो ट्रक का जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें तो कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन आपका काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कंप्लीटली आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, जो आप जिस वेलोसिटी से जा रहे हो या आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंप्लीटली लॉस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो यहां पर और एक पॉइंट लिख लेना, इफ m2 is much greater than m1, then the kinetic energy of m1 is completely lost, ठीक है।
और अच्छा मैं ये कैसे बताया उसका कुछ मैथमेटिकल प्रूफ देखो यहां पे लिखा देख लो। इस अगर रेशियो में चले, इस वाले रेशियो में अगर मैं m2 को बहुत बहुत बड़ा मान रहा हूं एज कंपेयर टू m1, मतलब m1 को नेग्लेक्ट करूंगा, है ना। m1 को अगर नेग्लेक्ट किया तो 0 बाय एनीथिंग, 0 मतलब अप्रोक्सीमेटली 0, तो kf बाय ki इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो kf मेरा कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 0, कोई चेंज नहीं, उसी से तो ये आया। समझे या नहीं समझे? पक्का लिख लो। ये था आपका किसके बारे में, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन के बारे में। अब आ जाते हैं, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था ये सब जो भी डायमेंशन, जो भी कॉलिजन हो रहा है, लास्ट क्लास हमने इलास्टिक कॉलिजन पढ़ा, अभी इन इलास्टिक कॉलिजन पढ़ा, ये हमने वन डायमेंशन में पढ़ा, मतलब अगर बॉडी सिर्फ एक ही पाथ पे या एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो। लेकिन क्या होगा अगर दो बॉडी कोलाइड करते हैं इन टू डायमेंशन, जो मैंने बताया भी था कैरम रिंग याद है, अगर वहां पे टकराते हैं तो क्या हो जाता है, ठीक है, उसको ज्यादा लगता है। अब हम बात करेंगे क्या, इलास्टिक कॉलिजन इन टू डायमेंशन। देखो इस चीज को समझना, मान लो यहां पे एक बॉडी है जो कि है m2, ठीक है, और यहां पे एक दूसरा बॉडी है जो इस लाइन ऑफ एक्शन में मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ मान लो u1 और इसका मास है मान लो m1, ठीक है। इसने जब इसको ठोकर मारी, जब इसको टकराया तो क्या हो गया, टू डायमेंशन में क्या होगा, मान लो ये आपका हो गया x एक्सिस और ये हो गया आपका मान लो y एक्सिस, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूं जो m1 है, जो m1 है वो इधर चला गया, m1 इधर चला गया, ये m1 है जो कि x एक्सिस से मान लो थीटा 1 एंगल बना, ठीक है, ठीक है। और जो मतलब ये क्या होगा, कब हुआ, जब टकराया, टकराने के बाद। और जो m2 है वो मान लो इस रास्ते में चला आया जो कि है ये मान लो m2, और मान लो x एक्सिस से वो कितना एंगल बनाया, मान लो थीटा 2 एंगल बनाया, ठीक है। कोई सर कोई डाउट यहाँ पे, यहाँ तक समझे क्या हुआ। ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, जब टकराया ये वाला, जो ये वाला है वो इस तरफ चला आया, सॉरी m1 जो है वो इस तरफ चला गया मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा 1 विथ x एक्सिस, और ये जो m2 है वो इस डायरेक्शन में चला गया विथ एन एंगल ऑफ मान लो मेकिंग थीटा 2, ठीक है। और जो गया मान लो, अब यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी था और यहाँ पे m2 क्या था, m2 हमारा रेस्ट में था, है ना। जब ऐसे गया मान लो वो इस v1 का वेलोसिटी जो है वो मान लो m1 का जो वेलोसिटी है वो मान लो v1 हो गया, ठीक है, और m2 का जो वेलोसिटी है मान लो वो कितना हो गया, v2 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहां से कंपोनेंट्स ड्रॉ करना चाहूं तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स बनेंगे, बनेंगे या नहीं बनेंगे। यहां पे थीटा 1 है तो ये वाला होगा आपका थीटा 1, तो ये वाला कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, v1 cos थीटा 1, और ये वाला क्या बन जाएगा, v1 sin थीटा 1, बनेगा या नहीं बनेगा। ये हो गया मास मान लो m1, है ना। अब यहां पे मैं कंपोनेंट ड्रॉ करता हूं, मान लो ये कंपोनेंट बना और एक ये कंपोनेंट बना। अगर ये थीटा है तो ये भी, ये अगर थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 होगा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, v2 cos थीटा 2, और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, v2 cos थीटा, v2 sin थीटा 2। ये बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। अब अगर यहां पे मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डालता हूं, ठीक है, अब यहां पे देखो दो एक्सिस में काम हो रहा है, एक हो रहा है x एक्सिस में, एक हो रहा है y एक्सिस में, ठीक है। बिफोर ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला जो कंडीशन है ये कब का है, बिफोर कॉलिजन, और ये वाला जो कंडीशन है यहां से लेके यहां तक ये होता है कब, आफ्टर कॉलिजन, है ना। तो एज कंजर्वेशन एज लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, अगर लीनियर मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है, तो इन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, इन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ये तो रेस्ट में है तो मतलब इसका वेलोसिटी 0, तो m1 इंटू u1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, m1 v1 cos थीटा 1, m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस में है ना, ये दोनों, है ना। अब आते हैं इन वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस में है, अब अगर हम देखें बिफोर कॉलिजन वाई एक्सिस में ये तो मूव नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो वाई एक्सिस में इसका वैल्यू कितना होगा, 0, और ये तो रेस्ट में है तो ये भी 0, तो वाई एक्सिस में 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 विल बी इक्वल टू m1 v1 sin थीटा 1 प्लस m2 v2 sin थीटा 2, ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। मान लो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, होगा या नहीं होगा, होगा। चलो अब ये हमने हम कौन से कॉलिजन के बारे में बात कर रहे हैं, इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, तो एज काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, इसका काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0, क्योंकि
रेस्ट में है, तो हाफ m1 u1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ये होगा, मान लो ये हो गया इक्वेशन 3, होगा या नहीं होगा। अब अगर हम यहां पे देखें हमारे पास अननोन कितने हैं, ये v1 अननोन है, v2 अननोन है, u1 अननोन है ना, या फिर चलो मान लो u1 भी आपको पता है, तो क्या बोला, v1 v2 अननोन है और θ1 θ2 भी अननोन है, तो 4 चीजें अननोन है। लेकिन यहां पे इक्वेशन कितना है, 3 इक्वेशन है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम 3 इक्वेशन को सॉल्व करके 4 का अननोन निकाल दें। अगर 4 इक्वेशन होता तो हम आराम से निकाल सकते थे। तो इस कंडीशन में जब हमें क्वेश्चन मिलता है तो क्या किया जाता है, हमें इन 4 अननोन में से, कौन से 4 अननोन, एक है v1 v2 θ1 और θ2, ये चारों अननोन में से कोई एक अननोन का वैल्यू दे दिया जाता है। ठीक है, कोई एक अननोन का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली हमें गिवन रहता है, तो बाकी 3 का हम आराम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस 3 इक्वेशन। ठीक है, जैसे मैंने इलास्टिक कॉलिजन मतलब जो 1 डायमेंशन में था, वेलोसिटी v1 और v2 का इक्वेशन दिया था ना आपको, यहां पे मैं वो इक्वेशन नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि 4 अननोन है और लेकिन हमारे पास 3 इक्वेशन आ रहा है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए हमें क्या किया जाता है, हमें इन चारों अननोन में से कोई एक अननोन का वैल्यू अगर मिल जाए तो बाकी ये 3 इक्वेशन को हम यूज करके बाकी 3 अननोन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझे या नहीं समझे? तो पहले इसको लिख लो, फिर आगे चलेंगे स्पेशल केसेस में। तो यहां पे आते हैं और कुछ हम स्पेशल केसेस में। स्पेशल केसेस, मान लो जो पहला केस है, पहला केस में मान लो θ1 जब ये दोनों टकराए, ठीक है, जब ये दोनों टकराए, मान लो जो m1 है वो क्या हुआ, वो सीधा चला गया। ठीक है, मतलब टकराने के बाद जो m1 है वो कहां चला गया, सीधा चला गया, और जो m2 है वो कहां चला गया, ऐसा 90 डिग्री परपेंडिकुलर चला गया। ठीक है, मान लो टकराने के बाद m1 चला गया सीधा और m2 आ गया 90 डिग्री नीचे। ठीक है, तो यहां पे θ1 उस कंडीशन में θ1 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री होगा या नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली, हमेशा वैसा होना पॉसिबल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री। और θ2 हमारा अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, मान लो 90 डिग्री। और इस टाइप ऑफ कॉलिजन को हम बोलते हैं ग्लैंसिंग कॉलिजन। ठीक है, ग्लैंसिंग कॉलिजन। और इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, अगर आप इक्वेशन 1 देखो, ठीक है, इक्वेशन 1 देखो और ये दोनों वैल्यू हम पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 में से हमें मिलेगा u1 विल बी इक्वल टू v1 और v2 जो होगा इक्वेशन 2 से अगर हम v2 का कैलकुलेशन करना चाहें तो v2 विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री, 0। ठीक है, इन अगर θ1 हमारा 0 हो जाए और θ2 हमारा 90 डिग्री हो जाए तो इनिशियल वेलोसिटी u1 विल बी इक्वल टू v1 और जो v2 होगा वो होगा किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, इक्वेशन 2 में डाल दो θ1 और θ2। θ1 हमारा कितना हो जाएगा, 0 और θ2 हमारा कितना हो जाएगा 90, साइन थीटा ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 0, साइन 0 0 होता है और ये हो जाएगा 90, तो m2 इंटू v2 इक्वल टू 0, तो m2 v2 इक्वल टू 0। समझे या नहीं समझे? चलो, उसके बाद दूसरा स्पेशल केस क्या आता है, सेकंड हेड ऑन कॉलिजन। मान लो दोनों एक दूसरे के आमने सामने ही टकरा गए, तो एक दूसरे के आमने सामने जब टकराते हैं तो ये θ2 हमारा कितना हो जाएगा, 0 होगा या नहीं होगा, θ2 हमारा बन जाएगा 0। अगर θ2 हमारा 0 बन गया तो m1 u1 इक्वेशन 1 हमारा कितना बन जाएगा, m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2, ये बन जाएगा इक्वेशन 1, क्योंकि ये हो गया cos θ2 0, तो cos 0 कितना होता है 1, तो m2 v2। अब दूसरा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, अगर ये 0 हो गया तो कितना हो जाएगा, ये 0 टोटल, तो बचा कितना, नंबर 2 में m1 u1 sin θ1 विल बी इक्वल टू 0। ये दूसरा स्पेशल केस है। समझे या नहीं समझे? समझे। ये था आपका कॉलिजन के बारे में इतना सारा चीजें। अब इसमें और भी एक चीज है जिसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, अब उसके बारे में बात करेंगे, पहले इसको लिख लो। तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको हम बोलते हैं या डिफाइन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं विद स्मॉल ई। अब ये हमें क्या बताता है कि अगर कोई दो बॉडी कोलाइड करते हैं या टकराते हैं, काइनेटिक एनर्जी या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर कॉलिजन या रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर कॉलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिफोर कॉलिजन, इससे हम ये डिफाइन करते हैं या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को बोलते हैं। मतलब ए इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, मॉडुलस ऑफ v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, या फिर इसको अगर हम लिखना चाहें या फिर ऐसे ही लिखो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये करने से हमें क्या पता चलेगा या क्या फायदा है ये जानने से? तो ये जानने से हमें ये फायदा है कि हमें पता चल जाएगा कि अगर कोई कॉलिजन हो रहा है और अगर हमें ई गिवन है तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें वो कौन सा टाइप ऑफ कॉलिजन
4 है, ठीक है। तो जैसे फॉर परफेक्टली इन, ये पहले लिख लो क्यों हेल्प करता है, द वैल्यू इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द टाइप ऑफ कॉलिजन, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए जो ई का वैल्यू होता है दैट इज 1 के बराबर होता है, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए ई का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। इन इलास्टिक कॉलिजन के लिए, इन इलास्टिक कॉलिजन के लिए जो ई का वैल्यू होता है ना, दैट लाइज बिटवीन 0 to 1, जो ई का वैल्यू होगा वो लाई करेगा कहां से 0 से 1 के बीच में। और परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन के लिए, इलास्टिक कॉलिजन के लिए जो ई का वैल्यू होता है वो होता है 0, क्योंकि उसमें क्या, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, क्या जो आफ्टर क्या बोलते हैं, आफ्टर हमने अभी देखा ना इन परफेक्टली इन इलास्टिक में आफ्टर क्या कॉलिजन क्या होता है, बॉडी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने साथ ही लेके चला जाता है ना। तो इसीलिए जो ई का वैल्यू होता है वो समथिंग बाय 0, क्योंकि v1 माइनस v2, क्योंकि v2 यहां पे क्या हो जाएगा, हाँ v2 हमारा 0 होगा, v2 और v1 कुछ वैल्यू होगा क्योंकि दोनों बॉडी मूव कर रहे हैं आफ्टर वेलोसिटी, लेकिन इनिशियली u2 हमारा 0 होता है। और हमने ये देखा था ये वाला जो वैल्यू होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू दिस, इसलिए इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन के लिए ई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब हालांकि ये जो परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक ये लाए नहीं करते, मतलब ये एक्चुअल में होता नहीं है। जब एक्चुअल में कोई दो बॉडी टकराते हैं तो ई का वैल्यू हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में ही लाए करता है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में कभी पॉसिबल नहीं है कि कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस ना हो या फिर सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाए, वो कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और फॉर सुपर इलास्टिक कॉलिजन ई का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये था आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में। और इसी के साथ आपका जो चैप्टर था वर्क एनर्जी पावर, ठीक है, उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास मतलब कल हम इसी के रिगार्डिंग जो कॉलिजन हमने 2 क्लासेस में पढ़ा उसी के रिगार्डिंग हमें क्वेश्चंस कैसे मिल सकते हैं वो हम करेंगे, ठीक है। लेकिन जो थ्योरेटिकल पार्ट है वर्क एनर्जी पावर का वो खत्म होता है, ठीक है। समझ में आया कॉलिजन सारा, इसी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय।